हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। आज हम लोग 10वीं कक्षा के अध्याय 3 भूगोल के जल संसाधन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमें कुछ जल के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करनी पड़ेगी। मतलब हम लोगों को पता है कि बिना पानी के हम नहीं जी सकते। कभी इमेजिन कीजिए कि अगर 2 दिन के लिए पानी ख़त्म हो जाए तो आप क्या क्या नहीं कर पाएंगे। देखते हैं कि पानी कितना है। तो दुनिया में पानी जितना भी है उसमें 96% जो पानी है, 96% वो समुद्र के रूप में है यानी खारा है, और 2.5% जो है वो मीठे पानी के रूप में है, जिसमें आपकी नदियाँ, झील, तालाब वगैरह सभी कुछ आता है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास पानी पीने के लिए बहुत कम है। वैसे धरती पे सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हमारी धरती को नीला ग्रह भी कहा जाता है। भारत में वैश्विक वर्षा का लगभग 4% पानी ही प्राप्त होता है, जो कि पूरी दुनिया के मामले में 133वें स्थान पर आता है हमारा भारत। और ये आशंका की गई थी कि 2025 तक जो भारत है ना, भारत के बहुत बड़े हिस्से पर पानी की कमी होगी, तो पानी की कमी वाला देश बन जाएगा भारत। ठीक है, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया गया था। ठीक है, जल दुर्लभता, दुर्लभता का मतलब होता है कमी। तो जल दुर्लभता का मतलब क्या हुआ? पानी की कमी। अब जल दुर्लभता के कारण क्या क्या होते हैं? तो सबसे मेन रीज़न तो होगा बड़ी आबादी, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पानी की कमी पड़ेगी। फिर सिंचित क्षेत्र का विस्तार करने के लिए जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जाना, जैसे ट्यूबवेल वगैरह लगा लेते हैं और पानी से उसको मतलब उसके ज़रिए पानी को निकालते हैं और छोड़ देते हैं, तो इससे भी कमी हो गई है पानी की। बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के साथ पानी की अधिक मांग, यानी क्योंकि शहरों में पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी वजह से। दूसरा, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच पानी की असमान पहुंच, यानी भाई कुछ लोग, जैसे आपके राजस्थानी वाले एरिया है, वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता, और दिल्ली में आप पानी की बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। उद्योगों द्वारा पानी का अत्यधिक उपयोग, शहरी क्षेत्रों में पानी का अधिक दोहन, जैसे हमारे शहर है तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा, लोग समरसेबल चलाते हैं और छोड़ देते हैं और पूरी गलियों को पानी से ही धो देते हैं समरसेबल चला के। यूँ नहीं एक बाल्टी में पानी भरें और उसका इस्तेमाल करें, तो इन सब चीज़ों से पानी की कमी पड़ जाती है। फिर औद्योगिकरण तथा शहरीकरण किस प्रकार जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है? औद्योगिकरण क्या है? फैक्ट्रिलाइजेशन, मतलब जो जिससे फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तेजी से औद्योगिकरण बढ़ा है। उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण अलवणीय जल का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। शहर की बढ़ती आबादी तथा शहरी जीवन शैली के कारण जल ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो गई है ना, क्योंकि भाई शहर हैं तो शहरों में पानी बिना सोचे समझे ही इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा ही उसका दुरुपयोग किया जाता है। ठीक है, और शहर तथा गांव में जल संसाधनों का अतिशोषण, मतलब शहरों में किस तरह से यूज़ होता होगा, मैंने अभी आपको बताए बहुत सारे रीज़न। और ठीक इसी तरह से अगर गांव की बात करें तो गांवों में फसल जो करते हैं तो उसमें सिंचाई के लिए पानी का यूज़ किया जाता है। उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, जिसे मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। तो ये भी पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर पानी नहीं होगा तो कंपनी लगाना इजी नहीं होता। फिर है जल विद्युत, ऊंचे स्थानों से जल धारा को नीचे गिराकर उत्पन्न की गई विद्युत, मतलब पानी ऊपर से गिराते हैं बांध के ज़रिए और नीचे पंखे लगते हैं, जब वो पानी स्पीड में गिरेगा तो फिर उससे लाइट पैदा की जाती है, जिसे जल विद्युत कहते हैं। एक नवीकरणीय संसाधन होते हुए भी जल के संरक्षण तथा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? विश्व में 2.5% की ताज़ा जल है। जल संसाधनों का अति दोहन, बढ़ती जनसंख्या और अधिक मांग और असमान पहुंच की वजह से जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बढ़ता शहरीकरण आ गया। ठीक है, औद्योगिकरण हो गया, मतलब फैक्ट्रिलाइजेशन, फैक्ट्री बनाना। उसके बाद प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ मतलब कि जल से क्या क्या चीज़ बनती हैं, जैसे
ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। ठीक है, बहुत पहले की बात है जब बहुत अच्छे से एक जल संग्रहण तंत्र बनाया था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांध, झील, सिंचाई निर्माण के लिए बहुत से काम किए गए। कलिंग उड़ीसा जो है आज के टाइम में, नागार्जुन कोंडा जो आंध्र प्रदेश है, बेन्नूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले हैं। यानी हमारे प्राचीन समय में इन सब जगहों पर बहुत अच्छे सिंचाई के तंत्र थे। अपने समय के सबसे बड़ी कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल झील में जो इंसानों ने बनाई है, एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। ठीक है, 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश दिल्ली के राजा थे, दिल्ली के बादशाह थे। ये दिल्ली में सिरी फोर्ट किले क्षेत्र की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण किया था। ठीक है, हौज खास ये एक तरीके का स्विमिंग पूल टाइप है जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता था। आप आज भी जाकर देख सकते हैं कि आज भी मौजूद है हौज खास में। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। मतलब बहुउद्देशीय से मतलब नदियों पे बांध बना देते हैं और देखो लाइट भी बन रही है और जहाँ जहाँ पानी की ज़रूरत होती है वहाँ सप्लाई कर सकते हैं, तो इससे फिर उसके बाद बांध जल को रोकने की दिशा में बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा जो आमतौर पर जलाशयों के अंदर इस्तेमाल होती है। ठीक है, बांध से होने वाले लाभ क्या क्या हैं? कुछ तो फायदा होगा ना, वरना हम क्यों बनाएंगे बांध। सबसे पहला तो सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है। फिर विद्युत उत्पादन, लाइट बनाई जाती है। घरेलू तथा औद्योगिक आवश्यकताओं हेतु जल आपूर्ति, मतलब जैसे शहरों में, दिल्ली में हमारे यहाँ पर नदी से ही तो आता है ना पानी। फिर बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं। मनोरंजन तथा पर्यटन के लिए आप वहाँ जाकर देख सकते हैं उसे। उसके अलावा मत्स्य पालन, मछलियों को भी वहाँ पर पाला जा सकता है। फिर बांधों को अब बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है? बांध से एकत्र जल का उपयोग एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, क्योंकि भाई अगर पीछे से पानी नहीं आएगा तो आप कहीं भी बांध बना लो, उसका क्या फ़ायदा। बांध का निर्माण बाढ़ नियंत्रण, यानी पीछे से ज़्यादा पानी आएगा तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, सिंचाई, बिजली उत्पादन और वितरण के लिए किया जाता है। ठीक है, जल, वनस्पति और मिट्टी के संरक्षण के लिए भी बांध का निर्माण बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब अगर जल को कंट्रोल करना है, वनस्पति खराब ना हो, मिट्टी का संरक्षण किया जा सके, इन सब चीज़ों के लिए बांध का निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं, पिकनिक वगैरह मनाने जाते हैं जहाँ पर बांध बना होता है। जैसे ओखला का बांध है, वहाँ पर हम लोग भी बचपन में जाते थे घूमने और सारे कज़न्स इकट्ठा होके जाते थे, तो आप लोग भी ऐसे जा सकते हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू ने बांध को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। क्यों कहा है? बांध से अनेक लाभ है, ये विकास में योगदान करते हैं, इसलिए नेहरू जी ने इन्हें भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। ठीक है, भारत में बहुउद्देशीय परियोजना। अब भारत में बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन सी है? पहले तो जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, यानी आज़ाद हुआ था, तो स्वतंत्रता के बाद उनके एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ लॉन्च किया गया था कि हमें मैनेज करना है पानी को। ठीक है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को गर्व से आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में घोषित किया। यानी जैसे मंदिरों की पूजा की जाती है वैसे ही बांध को भी संजो कर रखा जाए, क्योंकि भाई हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान में हर चीज़ की पूजा होती है, ये आप सभी जानते हैं। यह कृषि और ग्राम अर्थव्यवस्था के विकास को तेजी से औद्योगिकरण और शहरी अर्थव्यवस्था के विकास के साथ जोड़ता है। ठीक है, फिर बात करते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो
तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? जब हम नदी के ऊपर बांध बनाकर इसे अनेक प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो इसी को हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। मीन्स कौन से उद्देश्य? जैसे आप लोग सिंचाई करना, ठीक है, या फैक्ट्रियों वगैरह के लिए बहुत सारे जो उद्देश्य होंगे उन्हीं को आप कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। अब इसमें कौन कौन से उद्देश्य आ गए? जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई करना, घरेलू और औद्योगिक जल आपूर्ति घर के कामों के लिए या फैक्ट्री के कामों के लिए, नौचालन व पर्यटन, भाई नदी है तो उसमें नाव वगैरह भी चलती है, पर्यटन यानी पिकनिक वगैरह, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन मतलब मछलियों को पालने के लिए, तो बहुत सारे उद्देश्य हो गए इसके लिए। अब इसके फायदे क्या हैं, लाभ क्या है? पहला, सिंचाई हो जाएगी इससे। दूसरा, बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तीसरा, बाढ़ को नियंत्रण करेंगे हम। फिर मत्स्य प्रजनन, मछलियों को पाला जाएगा। अंतर्देशीय नौवहन यानी एक शहर से दूसरे शहर आसानी से नाव के जरिए जा सकते हैं। घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए, ठीक है, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हो गए। अब इसकी आलोचना भी होती है। कहते हैं ना, किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो किसी चीज़ के कुछ नुकसान भी होते हैं, या फिर किसी चीज़ के लिए की आलोचना भी की जा सकती है। तो नदी के प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित करते हैं और जलाशय के अत्यधिक अवसाद एकत्रित करते हैं। नदी की जलीय जीवन को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करते हैं, यानी जो नेचुरल है वो नेचुरल नहीं रह पाता, ठीक है। स्थानीय समुदाय का बड़े पैमाने पर विस्थापन किया जाता है। जो बाढ़ बनाएंगे तो जो पीछे वाला एरिया है वो तो पूरा डूब जाएगा। बाढ़ के मैदान पर बनाए गए जलाशय में मौजूद वनस्पति डुबा दी जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसके कुछ आलोचनाएं की जाती है। अब इसके अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब ये नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? ये नर्मदा नदी पर बनाया गया था। इस पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया। इसके विरोध में बना था। ये आंदोलन गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाया गया था। जातीय लोग, किसान, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में लामबंद होना, ठीक है। लामबंद मतलब उसके खिलाफ खड़े हो जाना। आरंभ में ये आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने के मुद्दे पर केंद्रित था, और बाद में इसका लक्ष्य जो था वो विस्थापित हो गया, ठीक है। विस्थापितों का पुनर्वास करना हो गया। मतलब विस्थापित मतलब जो जिनके पास घर नहीं बचे बेचारों के, तो उन्हें कहीं और शिफ्ट करना उसका उद्देश्य हो गया, ठीक है। क्योंकि बांध तो बनना था, वो तो गवर्नमेंट ने ठान लिया था। फिर उसके बाद आता है भूमि जल। भूमिगत जल क्या होता है? मृदा के नीचे बिछे हुए शैल, अस्तर, छिद्रों और परतों में एकत्र होने वाले जल को भूमिगत जल कहते हैं। मतलब जो आप पानी डालते हो ज़मीन में रिसकर जो नीचे इकट्ठा हो जाता है उसे भूमिगत जल कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण एक तकनीक है जिसमें वर्षा जल को खाली स्थानों, घरों, टैंकरों या बेकार पड़े कुओं में भरा जाता है। बाद में इसका उपयोग किया जाता है जब पानी की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ज़्यादातर राजस्थान में इसका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा पर्यावरणीय क्षेत्रों में गुल तथा कुल जैसी वाहिकाओं से नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेती की सिंचाई की जाती है। राजस्थान में गुल और कुल मतलब, गुल मतलब फूल होता है, ठीक है, और कुल मतलब आप जानते हैं जो आपके लोग होते हैं, ठीक है। राजस्थान में पीने का जल एकत्र करने के लिए छत पर जल संग्रहण आम तकनीक है, जो मतलब टंकी बना ली जाती है, उसे टांका बोलते हैं, ठीक है। वर्षा जल संचयन की विधियां। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों ने कृषि के लिए गुल और कुल जैसी वाहिकाएं बनाई हैं। लोगों ने पश्चिमी हिमालय में गुल और कुल जैसी वाहिकाएं बनाई, ठीक है। पश्चिम में भी ये बनाई गई। और पश्चिम बंगाल में बाढ़ के दौरान जब बाढ़ आती थी तो बाढ़ में जल वाहिकाएं बनाते हैं, ठीक है। जल वाहिकाएं मतलब रास्ते एक तरीके से। राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र को बरसाती भंडार संचयन में
परिवर्तित किया गया है। मतलब राजस्थान में क्योंकि बारिश बहुत कम होती है, लेकिन जब भी बारिश होती है तो उस पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है ताकि उसका इस्तेमाल बाकी कामों के लिए किया जा सके। शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया गया। गड्ढे खोद देते हैं बड़े बड़े और उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। छत पर वर्षा जल संचयन किया गया। बीकानेर जो है उसके अंदर फलोदी, बाड़मेर, इन 3 क्षेत्रों में, ठीक है, बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में पीने हेतु भूमिगत टैंक या टांका भी बनाया गया। भाई साफ सुथरा अगर टांका होगा तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा। मेघालय में बांस की ड्रिप सिंचाई तंत्र का इस्तेमाल किया गया। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे पानी को बचाया जा सके। ठीक है, अब है ताजे पानी के स्रोत। ताजे पानी के स्रोत क्या है? जिसमें वर्षा से ताज़ा पानी मिलता है हमें। सतह नल जल जो है, नदियाँ, झील आदि हैं। सतह यानी ऊपर ही जो मिल जाता है। फिर भूमिगत जल हो गया, भूमि के संग्रहित जल जो बारिश से रिचार्ज हो जाता है। उसके बाद आता है जिसे बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र कहते हैं। बांस ड्रिप मतलब होता है नदियों व झरनों के जल को बांस के बने पाइपों द्वारा एकत्रित करके सिंचाई की जाती है। अब उसमें बांस से पहुँचाते हैं और उसमें एक एक छेद होता है जिससे वो एक एक बूंद 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 करके पेड़ों की जड़ों में गिरता है। तो इसे बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है प्राचीन भारत में जल संरक्षण कैसे होता था। प्राचीन भारत में यानी पुराने टाइम में जब जल को कैसे स्टोर किया करते थे लोग। तो पहली शताब्दी ईसा में इलाहाबाद में परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी। परिष्कृत यानी उसको अच्छी तरीके से शुद्ध किया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बांध, झीलें, सिंचाई प्रणाली बड़े पैमाने पे बनाई गई। बहुत ज़्यादा ये इन चीज़ों पर या सिंचाई तंत्र पर सिंचाई के लिए झीलें वगैरह बनाई गई थी। उड़ीसा के कलिन, नागार्जुन कोंडा में परिष्कृत सिंचाई कार्य किए गए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बेन्नूर और महाराष्ट्र और कोल्हापुर में भी बहुत से काम किए गए सिंचाई के लिए। और 11वीं शताब्दी में जो भोपाल है, भोपाल में एक झील बनाई गई थी, अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील थी। मतलब 11वीं शताब्दी में जो भोपाल के अंदर झील बनाई गई थी, सबसे बड़ी झील थी ये। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, इट्स मीन जो इंसान ने बनाई है वो कृत्रिम झील कहलाती है। ठीक है, 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने पानी की आपूर्ति के लिए दिल्ली के हौज खास में एक टैंक का निर्माण किया था, जिसे सिरी किले क्षेत्र में देखा जा सकता है जाके। ठीक है, तो आप जाएं कभी सिरी फोर्ट या तो फिर वहाँ पर हौज खास टैंक आप अच्छे से देख सकते हैं, बहुत बड़ा है वो। फिर टांका किसे कहते हैं? टांका वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। ये इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने के लिए उपलब्ध कराने वाला जल स्रोत है। ठीक है, उसके अलावा टैंक का मतलब एक तरीके से टैंक। ठीक है, फिर बात करते हैं जिसे कहते हैं पालर पानी। अब पालर पानी क्या है? पालर पानी वर्षा का पानी जो भूमिगत टैंकों में जमा होता है। ठीक है, ज़मीन में गड्ढा करके उसमें टैंक बना दिए जाते हैं और उसमें फिर वो पानी पाइपों के ज़रिए छतों पर से जुड़ा होता है, तो जो भी पानी आता है वो उसमें इकट्ठा हो जाता है। इसे पालर या टैंका बोलते हैं। वर्षा का पानी जो भूमिगत टैंकों में जमा होता है, पीने योग्य पानी है, इसे पालर पानी कहा जाता है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में इसका महत्व क्या है? ये पेयजल का मुख्य स्रोत है। जब अन्य सभी स्रोत सूख जाते हैं, जितने भी पानी के स्रोत होते हैं राजस्थान के, जब सब सूख जाते हैं तब हम पालर पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो राजस्थान के लोग हैं। ठीक है, इसे पेयजल का शुद्धतम रूप माना जाता है, यानी पीने के पानी का सबसे साफ सुथरा रूप माना जाता है, क्योंकि बारिश जो होगी तो वो तो साफ सुथरा होता है पानी। ठीक है, गर्मियों में ये टैंक भूमिगत कमरों और उनसे जुड़े कमरों को ठंडा साफ रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भारत देश में जल का अभाव बढ़ने का कारण। अभाव मतलब कमी, कि हमारे भारत में पानी की कमी क्यों हो गई है ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो भारत मानसूनी जलवायु का देश है, कि हर साल हमारे यहाँ पर बारिश का भी मौसम आता है, मानसून आता है, तो इससे हमारे यहाँ पर पानी की कमी नहीं होती, क्योंकि
तो कई बार मानसून असफल होने से जल की कमी बढ़ जाती है। सिंचाई के जल की मांग में तीव्र वृद्धि होती है। औद्योगिक क्रियाओं के कारण भूमिगत जो जल होता है उसके स्तर में कमी आ जाती है। ठीक है, भूमिगत जल का स्तर गिर जाता है, लेवल गिर जाता है, तो इससे भी पानी की कमी हो जाती है। जो ऊपरी सतह हैं वो सारे नल सूख जाते हैं, वो पानी नहीं दे पाते। ठीक है, उसके बाद शहरीकरण की गति में वृद्धि के कारण जल संसाधनों पर बढ़ता दबाव। अब देखिए, आप शहर जो हैं, शहरों में हम लोगों ने समरसेबल खुदवा लिए हैं बहुत सारे, और समरसेबल से हम लोग एक चटकनी दबाते हैं और उसके बाद एक स्विच दबाने के बाद खूब पानी ज़मीन पर ऊपर आ जाता है। तो लेकिन हम चला कर ही भूल जाते हैं, कई कई घंटे तक पानी चलता रहता है बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए। ठीक है, तो ये सब रीज़न है। अब अत्यधिक सिंचाई के नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं भाई। इससे मिट्टी की जो लवणता है, जैसे बड़े पारिस्थितिकी परिणाम हो सकता है, मतलब ख़राब हो सकती है, मिट्टी में लवणता बढ़ सकती है। इससे मिट्टी की जो उर्वरता होती है उसमें भी कमी आती है। जब हम पानी देते रहेंगे तो ऊपर जो है उसकी उर्वरता कमज़ोर हो जाएगी, इससे पानी की कमी हो जाती है। तो ये कुछ रीज़न है। तो अब लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को आप लोगों की जिम्मेदारी है, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और मिलती रहें। बाय।